एनआईए की फाइलों में सच का खुला पन्ना। पहलगाम हमले का छिपा हुआ था ताना बाना। सीमा पार से बुनी थी खतरनाक साजिश पुरानी। हाफिज सईद ने रची थी भारत विरोधी खूनी कहानी। एनआईए का खुला पन्ना, हाफिज सईद पहलगाम का सरगना। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पहलगाम हमला जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या धर्म के आधार पर कर दी गई थी। कश्मीर में खुशियां मनाने गए परिवार जिंदगी भर के लिए गम में डूब गए। तो अब नई दिल्ली की जांच की फाइलों में एक बार फिर से ये पन्ना खुला है जिसमें पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एनआईए की चार्जशीट में सामने आए खुलासों में पहलगाम हमले की परतें और गहरी कर दी हैं। जांच सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसके तार सीमा पार बैठे उस नेटवर्क तक पहुंच रहे हैं जिसे भारत लंबे समय से आतंक का मास्टरमाइंड बताता रहा है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम उभर कर आया है हाफिज सईद का। एनआईए ने उस पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने, सीमा पार से साजिश रचने और पहलगाम हमले में भूमिका निभाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं है, एजेंसी ने उसे इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर अपना आरोपी भी बना लिया है और यूएपीए की कई धाराओं के तहत चार्जशीट में शामिल कर लिया है। यह कोई नई जांच नहीं है, बल्कि 1597 पन्नों की उस चार्जशीट का अगला अध्याय है जिसकी शुरुआत 2025 में हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट समेत 6 आतंकियों को आरोपी बनाया गया था। अब इस फाइल का सबसे अहम पन्ना खुल गया है। तो क्या पहलगाम हमले की साजिश का मास्टरमाइंड अब जांच के केंद्र में है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एनआईए का जो एक्शन हुआ है उसका सारा हिसाब क्या है? पहलगाम हमले में एनआईए का जो एक्शन है वो तेज हो गया। सारा हिसाब किताब करने की बात की जा रही है। एनआईए की पहलगाम आतंकी हमले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा एलईटी प्रमुख हाफिज सईद का नाम जोड़ दिया गया है। टीआरएफ के संस्थापक के तौर पर भी उसका लिंक बताया गया है। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने और सीमा पार पर साजिश रचने की भूमिका इसमें देखी जा रही है। पहलगाम हमले में शामिल होने का भी आरोप हाफिज सईद के ऊपर लगाया गया है। हाफिज सईद के खिलाफ यूएपी की कई धाराएं लगाई गई हैं। ये चार्जशीट पहले 1597 पन्नों की चार्जशीट का हिस्सा है। इसके पहले 15 दिसंबर 2025 को पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी। उस चार्जशीट में साजिद जट समेत 6 आतंकियों को आरोपी बनाया गया था। कौन है यह हाफिज सईद? यह भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का यह संस्थापक है। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों से उसका नाम जुड़ा हुआ है। 2008 मुंबई, जी हां, 2008 मुंबई हमलों सहित कई साजिशों में हाफिज सईद का नाम है। भारत का हाफिज पर सीमा पार से आतंक फैलाने और जंग छेड़ने का आरोप है। उसे संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। वो टीआरएफ जैसे आतंक के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। भारत में उसके खिलाफ यूएपीए सहित कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं और यह जो हाफिज सईद है अब ये एजेंसियों के निशाने पर आ चुका है। क्या हमला था? यह जो एनआईए की चार्जशीट है
उस चार्जशीट में हाफिज सईद को अगर आरोपी बनाया है तो क्यों बनाया? उसके पीछे का कारण क्या है? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में हमला हुआ। दूसरी सूचना, पहलगांव के पास बैरसन घाटी में आतंकवादियों ने तमाम जो पर्यटक पहुंचे थे, टूरिस्ट पहुंचे थे, धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया, उन पर गोली चलाई। इनमें 26 लोगों की हत्या हुई और 17 लोग घायल हो गए। चौथी सूचना, हमले में लोगों का धर्म पूछकर निशाना बनाया गया, चिन्हित कर कर मारा गया। घटना के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया। छठवीं सूचना, भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सातवीं सूचना, इसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और जब आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया तो हाफिज सईद बिलबिलाया। हालांकि वो मौके से जा चुका था। कई लोग इसमें आतंकी मारे गए, उनके परिजन मारे गए। खुलासे क्या हुए? एनआईए की चार्जशीट में क्या खुलासे हुए? खुलासा नंबर 1, आतंकियों को हर पल की जानकारी मिल रही थी। कौन दे रहा था पता नहीं। खुलासा नंबर 2, 2 गाइड्स ने आतंकियों को देखा था। खुलासा नंबर 3, हमले से पहले पेड़ के नीचे उन्होंने खाना बैठकर खाया था। खुलासा नंबर 4, आतंकियों तक चीन के रास्ते पहुंचा था गोप्रो कैमरा, ये चीन का कैमरा था। खुलासा नंबर 5, हमले में इस्तेमाल मोबाइल कराची और लाहौर से आए थे। यह भी खुलासा हो चुका है। गुनाहगारों पर भारत का एक्शन है, तो अब क्या होगा? गुनाहगारों पर भारत का एक्शन जारी है। यह भी जानिए कि जो अटैक हुआ उसमें क्या चीजें थी। एनआईए के मुताबिक पहलगांव हमले में शामिल कई आतंकवादी मारे गए। फैजल जट उर्फ सुलेमान को सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई 2025 को ढेर किया। हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान भाई और हमजा अफगानी भी मारा गया। टॉप वांटेड आतंकी लंगड़ा, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए आतंकी के पास से गोप्रो कैमरा बरामद हुआ। कई संदिग्धों की पहचान और फिर पूछताछ शुरू हुई। आतंकी नेटवर्क और सीमा पार के लिंक मिले, उनकी भी जांच चल रही है। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूछताछ की प्रक्रिया अब भी चल रही है, लेकिन जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें नाम निकल कर आया हाफिज सईद का। अब तमाम सारी चीजों के बीच ये भी जान लेते हैं कि पहलगांव हमले के बाद कौन कौन से बड़े ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को चलाया गया। पाकिस्तान में पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन केलर 13 मई 2025 को चलाया गया। शोपियां में 3 लश्कर के आतंकी मारे गए। टॉप कमांडर शाजिद कुट्टे मारा गया। ऑपरेशन महादेव चलाया गया 28 जुलाई 2025 को। श्रीनगर के पास 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। पहलगांव हमले से लिंक बताया गया और ऑपरेशन अल अखल चलाया गया। अगस्त 2025 को कुलगांव में 3 आतंकी ढेर हुए। जंगल में सक्रिय मॉड्यूल के तौर पर वो कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन गुड्डूर चलाया गया 7 से 17 सितंबर तक 2025 को। इसमें 2 आतंकी मारे गए। इस दौरान जो 2 जवान भी शहीद हो गए थे। ऑपरेशन शेरोवाली जून 2026 को चलाया गया। दक्षिण कश्मीर में आतंक नेटवर्क और मददगारों पर लगातार कार्रवाई अब भी जारी है, लेकिन धीरे धीरे जो पन्ने खुले हैं उन पन्नों में निकल कर आया है हाफिज सईद। पहलगांव हमले का जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे जवाब दिया। आखिर तब क्या हुआ था वो भी जानिए। भारत ने 6 से 7 मई की रात 1:05 पर पीओके में एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल 24 मिसाइलें दागी गईं और पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को भी टारगेट किया गया। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए। यह हुआ था उस दौरान। ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर स्ट्राइक की उसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कौन कौन थे ये भी जान लीजिए। बहावलपुर, मुरीद के ये आतंकी ठिकाने जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, तहरा कला, सियालकोट, बरनाला के बाद फिर कोटली और कोटली के बाद फिर मुजफ्फराबाद, और ये तमाम सारे नाम जहां पर भारत ने
आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उन ठिकानों को ध्वस्त किया। जिन ठिकानों पर हमला हुआ वहां कौन कौन थे ये भी जान लीजिए। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का आतंकी है ये। इसके साथ साथ दूसरा तहरा कला में भी हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सर्जल कैंप था, जैश ए मोहम्मद का यह भी अड्डा था। चौथा सियालकोट महमूना जोया हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी। बरनाला मरकज अहले हदीस लश्कर तैयबा। कोटली मरकज अब्बास जैश ए मोहम्मद का। मशकर राहिल शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन का। मुजफ्फराबाद में साबई नाला कैंप लश्कर तैयबा। सैयदाना बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का। ये तमाम आतंकवादियों के कैंप थे, अड्डे थे, किस नाम से बनाए गए। अब इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे कराया, हम लोगों के बीच गए, वहां जाकर कई सारे सवाल पूछे। जो सवाल हमने उनसे पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल था कि क्या एनआईए द्वारा हाफिज सईद को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाना सही कदम है। जो राय निकल कर आई उसमें 30% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे, हां जांच मजबूत होगी इससे। 14% लोग कह रहे थे यह राजनीतिक मामला है। 53% लोग कह रहे थे यह जरूरी कार्रवाई है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप गंभीर माना जाना चाहिए? 20% लोगों ने कहा यह बेहद गंभीर मुद्दा है। 54% लोगों ने कहा हाफिज सईद को सजा मिलनी चाहिए। 20% लोगों ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत तो हमेशा लगातार कहता रहा है लेकिन होती कहां है। 6% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारत को और सख्त कदम उठाना चाहिए, कूटनीतिक सैन्य दोनों स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए। 60% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे। 11% लोगों ने कहा नहीं बातचीत जरूरी है। 27% लोगों ने कहा कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सीमा पार आतंकवाद की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है? 24% लोगों ने क्या कहा? 24% लोगों ने कहा हां बहुत बड़ा खतरा है। 15% लोगों ने कहा हां लेकिन अन्य खतरे भी मौजूद हैं। 61% लोगों ने कहा आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, हमने लोगों से पूछा कि क्या ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए? कैसे बनाएंगे, वो तो रेड कारपेट बिछा के बुला रहे हैं, लेकिन लोगों ने क्या कहा? 49% लोगों ने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 12% लोगों ने कहा नहीं ये आंतरिक मामला है। 39% लोगों ने कहा संयुक्त राष्ट्र स्तर पर कदम उठाने जरूरी हैं। ये तमाम राय निकल कर आई। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजीव चौधरी के पास चलूंगा और उसके साथ साथ शेख नासिर नेता पीडीपी भी मेरे साथ होंगे और हामिद खान पाकिस्तानी पत्रकार होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संजीव जी के पास चलूंगा। संजीव जी, एक बार फिर से हाफिज सईद निकल कर आए। हालांकि ये छुपी बात नहीं है, हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर किस तरह के टेरर कैंपों में, आतंकवादी कैंपों में आतंकवादी तैयार करता है, उसके बाद वो फिर भारत में आतंकवादी घटनाओं को करने के लिए भेजता है। मुंबई में भी इसी तरह के नामों का जिक्र निकल कर आया था। लेकिन पाकिस्तान की बात अलग है, पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तान उसको शह भी देता है, संरक्षण भी देता है और किस तरीके से सुरक्षा भी देता है। और पाकिस्तानी अधिकारी, सेना के अधिकारी और पुलिस के साथ मिलकर वो मंच शेयर करता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के साथ संजीव जी, एक बार फिर से पहलगांव जो आतंकी हमला है उसमें नाम निकल कर आ गया हाफिज सईद का, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ बड़े आतंकी कृत्य किए हैं और वो पहले ही 26/11 जैसे भारत के ऊपर किए गए सबसे बड़े आतंकी हमले का गुनाहगार है। और वो जाहिर है कि हमारे पास के पर्याप्त सबूत हैं कि किस तरीके से ये जो लश्कर-ए-तोयबा और इसके लश्कर-ए-तोयबा की
आड़ में उसको कवर अप करने के लिए जमात उद दावा इत्यादि का संगठन बना करके ये हाफिज सईद नामक जो आतंकी है वो किस तरीके की साजिशें भारत के खिलाफ रचता रहा है। उसके जहर बुझे हुए जो बोल होते हैं वो भी हमने सुने हैं, और उसको भी जाहिर है कि भारत उसका गहरा संज्ञान लेता है। और अब जब पहलगाम का ये जो आतंकी हमला हुआ, अब उसमें भी जिस तरीके से उसका नाम आया है, ये बात स्पष्ट है कि हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है। और इसी वजह से इस आतंकी के ऊपर जो आज का जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस का जो हमारा आतंकवाद का अप्रोच है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए संकल्पबद्ध है। और ये भारत की पाकिस्तान को हमेशा से ये शर्त रही है कि जब तक आप आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकियों के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। और ये जो शर्त है वो भारत उसके ऊपर लगातार बना हुआ है। और ये जो आज के नए भारत का जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है वो ही बेस्ट अप्रोच है, और इसकी वकालत भी भारत करता है। भारत तो अब स्वयं इसको प्रैक्टिस करता ही है, पूरे विश्व समुदाय में भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हो, और सभी अन्य जो मंत्री और अधिकारीगण इसी बात को लगातार भारत की तरफ से रखते हैं कि जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच ही होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए जो ये आतंक के आका हैं, इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई पाकिस्तान करके नहीं दिखाएगा तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी समान नहीं होंगे। और देखिए मनोज जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से और भी कहना चाहता हूँ कि आज का जो नया भारत है वो नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर भी चलता है। और और इस नीति के तहत जाहिर है कि अगर जिस भी आतंकी ने भारत के अंदर कोई आतंकवाद की घटना अंजाम दी है, उसको भारत न्याय के दहलीज पर जरूर ले जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी लंबा समय लग जाए। और इसी तरीके की जो नीति है वो महाशक्तियां करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अगर कोई हमला हो जाए तो चाहे वो 10 वर्ष ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में लगा हो, 20 वर्ष अरमान अल जवाहिरी को ढूंढने में लगा हो, अमेरिका कभी भूलता नहीं है और कभी माफ नहीं करता। ऐसे आतंकियों को हंट डाउन किया जाता है। उसी तरीके से भारत में अनेक ऐसे वांछित आतंकी हैं जिसमें हाफिज सईद सबसे प्रमुख है, और जाहिर है कि अन्य भी हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे अन्य आतंकी हो। जाहिर है कि इन्होंने भारत में गंभीर आतंकी घटनाएं, अपराध की घटनाएं अंजाम दी हैं, और इनको दंड दिलाने के लिए ये जो नया भारत है वो संकल्पबद्ध है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि एनआईए की तरफ से ये जो प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये जो कदम लिए जा रहे हैं, और लगातार इसकी तहकीकात में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, ये इस नए भारत के आतंकवाद के प्रति जो संकल्पबद्ध अप्रोच है, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है, उसको री एम्फसाइज करता है। और ये जो नया भारत है अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मैसेज पाकिस्तान के लिए भी बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आप आतंकवाद संबंधी साजिशें भी रचते रहें, और ये चाहें कि पानी भी हम आपको दें, और विश्व भर में घूम घूम करके प्रोपेगेंडा करें, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करें, ये नहीं चलने वाला। भारत का अप्रोच बहुत ही स्पष्ट है कि आपको आतंकवाद को त्यागना होगा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, और हम स्वयं से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेजर्स उठा रहे हैं, और समय आने पर ऐसी कार्रवाइयां अवश्य की जाएंगी। इस बात को लेकर के भी भारत अपनी रणनीतियां बना रहा है। जी, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ मौजूद है। तपेश जी, ये पहली मर्तबा नहीं है जब लश्कर तैयबा का नाम किसी भारत में आतंकवादी घटना में आया है। इसके पहले भी लगातार इस तरह के नाम निकल कर आ चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सूची में भी शामिल है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सड़कों पर आमतौर पर पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई देता है हाफिज सईद, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या यूएन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। नमस्कार टू मनोज जी एंड ऑल को पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है मनोज जी के ये जो पॉलिसी है, हमें ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब 1974 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो पाकिस्तान के पास उस समय ये डिसाइड हुआ था कि हम अभी भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, तो एक टेररिज्म को उन्होंने एज ए एक्सटेंडेड पॉलिसी इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जो बाप से बेटा पैदा हुआ और जो बेटा था उसे बाप से इतनी नफरत क्यों थी।
और सिर्फ एक कश्मीर तो भाई बहुत छोटा सा मुद्दा है, पर मुझे लगा कि इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि आर्मी थी वहां कंट्रोल में, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जैसा भी था, उन्होंने पहले बलूचिस्तान को कब्जा किया, तो शायद अपनी पब्लिक को ध्यान हटाने के लिए या जिस भी तरह से वो अपनी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट करते रहे। क्योंकि किस बात पे कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश है और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। हिंदुस्तान हिंदू देश कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान तो एक सेकुलर सभ्यता के थ्रू काम करता है, सेकुलर पॉलिसी है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो लेकिन फिर भी अपनी जनता को कंट्रोल करने के लिए, उनकी खाली धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, चाहे वो अल्लाह के नाम पे, चाहे 72 हुरों के नाम पे, वो ये सब करते रहे। और ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इतना तगड़ा एक्शन कभी लिया नहीं। देखिए, मैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं करूंगा, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होती रही, लेकिन बालाकोट हमारा पहला जवाब था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम ये नहीं सहेंगे जो अपने पुलवामा अटैक के बाद किया था। और उसके बाद ये अटैक हुआ। जब भी पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, जैसे आज की डेट में चल रही है बलूचिस्तान में, सिंध में, पीओके में, गिलगिट में, अब आप देखिएगा एक और अटैक की तैयारी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये स्टैंड लिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए और अपने आप को भी सेफगार्ड करने के लिए कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एज ए फौजी, एज ए एयरफोर्स पर्सन, क्योंकि मेनली एयरफोर्स ऑपरेशन था, मैं आपको बता सकता हूं कि इतना सटीक और इतना बढ़िया ऑपरेशन वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ, और जिसके रिजल्ट 4 दिन में आ गए थे। पाकिस्तान कुछ भी बोलता रहे, देखिए हिपोक्रेसी और झूठ की तो कोई बुनियाद होती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने जो अचीव किया और जो लेसन दिखाया, उससे परखच्चे उड़ गए पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी। आप वर्ल्ड के बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं, एक्स फाइटर पायलट्स हैं, उन्होंने हर जगह लेख लिखे हैं कि ये ऑपरेशन था जो अपने आप में बताया जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मोस एक भूत जैसे होता है ना, सबके दिमाग में ब्रह्मोस का भूत बैठ गया कि ब्रह्मोस क्या चीज है। प्रॉब्लम यह है कि हमने डिप्लोमेसी के थ्रू भी पाकिस्तान से बात की। पठानकोट अटैक के बाद हमने यही फोल्डर तैयार किया था और पाकिस्तान की टीम को अपने एयरफोर्स बेस में आने का मौका दिया था, बट दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि एक आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान, क्योंकि वहां जो सरकार है वो तो पपेट है। आतंकवादी वो चलाता कौन है? आईएसआई और मिलिट्री। आईएसआई मिलिट्री क्या है? वो आतंकवाद पे भरोसा करती है, क्योंकि उसे अगर ये आतंकवाद का झोला वो अगर छोड़ दें तो वहां की आर्मी को पकड़ पकड़ के जनता मारेगी, तो उनको वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये जो कांड हैं ये होते रहेंगे। और इसीलिए शायद जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह जो भी काम कर रही हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। 1600 पेज की चार्जशीट है एनआईए की। आप बताइए, अगर कोई इसको ढंग से पढ़े, लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी पढ़े, कोई लॉ वाला ज्ञानी भी पढ़े, तो उसमें हर चीज एक एक क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान फिर नकार जाएगा। अच्छा, हाफिज सईद जो आप बोल रहे हैं वो तो वर्ल्ड को पता है। अच्छा, वो जी कैसे रहा है पाकिस्तान? अमेरिका के अंडर में, क्योंकि अमेरिका खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो आंखें मूंद लेता है। क्यों मूंद लेता है? क्योंकि उसको चाइना को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की हर बदतमीजी बर्दाश्त है, पाकिस्तान का हर तरीका बर्दाश्त है। पाकिस्तान में वो अपनी ट्रेड डील भी कर जाता है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ भी उसको चाहिए, पाकिस्तान चाइना के खिलाफ भी चाहिए। अगर इंडिया पर दिखाएगा कल को, इंडिया आगे खड़ा होगा तो पाकिस्तान फिर भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें कुल मिला के ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। और देखिए, वर्ल्ड में एक भी एग्जाम्पल नहीं है मनोज जी, जब आतंकवाद का मुकाबला आप करो तो बिना आतंकवाद किए वो खत्म नहीं हो सकता। आपको आतंकवाद को आतंकवादी बन के ही खत्म करना पड़ेगा। तो बात यह है कि हम फिर भी रेस्पॉन्सिबल नेशन है, हमने हमेशा रेस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो कभी रेस्पॉन्सिबली बिहेव करके अपनी औकात पे लगता आ तो जाएगा, नहीं है, कभी क्योंकि भी नहीं जितने आएगा। भी तमाम पिछले उदाहरण रहे हैं, जो तस्वीरें रही हैं, उससे लगता तो नहीं है। हामिद खान मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हामिद खान साहब, आपने संजीव जी को सुना, आपने तपेश जी को सुना। हाफिज सईद जो एनआईए की चार्जशीट में जिम्मेदार माना गया है पहलगांव हमले का, आपकी राय? बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे भी अब इतना ही टाइम दें ताकि मैं तसल्ली से आपको जवाब दूं, तपेश जी का भी और संजीव जी का भी। देखिए, बात ये है कि आपने
पुलवामा का ड्रामा किया, उसके बाद आपने अब मैं कहां से, अब आप इसे ड्रामा कह देंगे तो मैं कहां से समझ दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। अब आप मुझे अगर 2 मिनट दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं बात करता हूँ। आप तसल्ली से सुन लेना, आप तसल्ली से पहले बात सुन, उसके बाद आप जवाब दें। लॉजिकल बातों को सुना जाता है ना हामिद भाई। आप ड्रामे का ही जिक्र कर देंगे भाई, मैं तो फिर चला फिर जाता हूँ। अगर आपका लॉजिक तो मैंने तो सुन लिया ना भाषण सारे, अब भाषण सुनने के बाद मेरी भी तो बात सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो संजीव जी ने जितनी भी बातों का जिक्र किया, तपेश जी ने जितनी भी बातों का जिक्र किया, लॉजिक था ना उनकी बातों में। अब अगर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में हाफिज सईद को रखा गया है तो फिर आप क्या उन्हें भगवान बताएंगे? या मैं चला जाता हूँ, आप मेरी बात सुन लें जी। नहीं, तो इसको ड्रामा अपना कहें ना, आप ड्रामा कहेंगे तो आप आपस में कर लिया करें प्रोग्राम। फिर यहां धर्म पूछ के गोली मारी गई है, आप कह रहे कि ड्रामा है। मैं आपको बड़ा सादे से लफ्जों में बता रहा हूँ कि अगर आप पुलवामा का ड्रामा करें, अगर आप उड़ी का कोई कहानी बनाएं, अगर आप पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, उसके बाद अभी इन्होंने कहा जी कि आतंकवादी का जवाब हम भी आतंकवाद से देंगे, ये तो खुद अपने आप को टेररिस्ट मान रहे हैं। उसके बाद हकीकत भी ये है कि दुनिया ने आज बड़ा क्लियरली, अमेरिका ने इंडिया को आज ही चार्जशीट किया है कि अफगानिस्तान में इंडिया जिस तरह टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को पूरा राइट है कि वो इस आतंकवाद का जवाब दे। तो अमेरिका कौन है यार? अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है, वो तो खुद आतंकवादी देश है। अगली बात सुन लें, अब आप अगली बात सुन लें। अगली बात ये है कि देखें, आप जो मर्जी कर लें, पूरी दुनिया को पता है कि जी कौन है जिसने कनाडा में अभी रॉ ने किस तरह से खालिस्तान के जो लीडर हैं उनको शहीद किया। उसके बाद किस तरह आपको अमेरिका ने, गार्डियन की रिपोर्ट आप पढ़ लें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कनाडा में जितनी भी आतंकवादी घटना हो रही है या जितने भी आतंकवादी गुंडे बदमाश अपराधी मारे जा रहे हैं वो सब भारत वहां पर मरवा रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान में जितना भी कुछ होगा वो आप करवाओगे। एक्स्ट्रा देखें, अगर आप कहां पाया गया था? अच्छा, अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात करेंगे, गार्डियन की रिपोर्ट आई कि जी रॉ जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऑपरेट हो रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी के बाद हामिद भाई मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके यहाँ जो हिंदू और जो माइनॉरिटी जो कम होती जा रही है लगातार, वो सब आप उनको तख्तों पे बिठा रहे हैं और सब बढ़िया बताता हूँ। यही जो तालिबान था, पहले आपके लिए फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, अभी आप दहशतगर्द हो गए हैं जो दुनिया के लिए फ्रीडम फाइटर हैं। और आप जो आज कर रहे हैं वो किलिंग नहीं है, वो सब आप देशभक्ति का सारा पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं चला जाता हूँ, यही हाल है ना। आप बेसलेस बातें मत कीजिए, आपकी समस्या ये है। देखिए सुनिए हमें भाई, देखिए अगर कोई लॉजिकल बात है, देखिए अगर आपको किसी बात का डर है पाकिस्तान में बैठ के कि आप पाकिस्तान की नहीं गाएंगे और इंडिया का विरोध करेंगे, आपकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को भी हम समझ सकते हैं। देखिए मजबूरी है, आपको उनको डिफेंड करना नहीं तो हो सकता है कि हाफिज सईद के 2 छर्रे आपके पास आके आप ही को उठा कर ले जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें बड़ी क्लियर बात है कि आज इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में तन्हा है। मोदी की आइडियोलॉजी फेल हो गई है पूरी दुनिया। अरे भाई इतने सारे देशों ने यार कमाल कर रहे हैं यार। हमें सही साहब अंदर आपने गार्डियन की रिपोर्ट तो पढ़ ली, आप ये नहीं पढ़ पा रहे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने देशों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे दिया है, ये नहीं पढ़ा आपने। और आप कह रहे हो कि आप अकेले। अरे आज सुन लीजिए हामिद साहब, दुनिया में, अरे सुन लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी कहां है? इंडोनेशिया में है ना। अरे इंडोनेशिया में है। आज देश के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में हैं और रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया, सम्मान कर दिया। आप कह रहे हैं कि आप अकेले पड़ गए, तो आप फोन करके बोलिए भाई कि मुस्लिम देशों को सम्मान नहीं करना चाहिए उनका। मनोज भाई मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं हामिद भाई आपसे, क्या मदरसों में वहां सिर्फ झूठ ही पढ़ाया जाता है क्या? सिर्फ झूठ की फैक्ट्री चलती है, ये बताओ आप। अरे कोई तो लॉजिक है यार, आप पत्रकार हो, आपका काम है सच्चाई लाना, कुछ तो बोलो यार। सच यार कमाल कर रहे हैं हामिद साहब यार। आप देखिए कितने, हामिद साहब सुनिए, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये टाई आप पर बड़ी जच रही है, बढ़िया सूट पहने हुए हैं, शानदार शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन बातें आप कुर्ते पजामा जैसी कर रहे हैं यार। अच्छा
अच्छा सवाल का जवाब तो अब आप दे अगली नहीं बात रहे सुने, हैं। आप तो सिर्फ अगली भारत बात के ये बारे है में बोल रहे हैं। सवाल पाकिस्तान का हो रहा है और जवाब आप भारत के बारे में दे रहे हैं, जिसका बताइए। आपको कोई इसीलिए नहीं मैं भारत का असल चेहरा आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, क्या भारत का चेहरा असल दिखाएंगे? चेहरा ये चेहरा तो है, आपका एक्सपोज है। चेहरा भारत तो का आपका असल, एक्सपोज है। अरे कैसे दुनिया का दिखाएंगे सबसे यार? बड़ा बाप बाप आतंकी होता आपके है, यहाँ बेटा पाया गया बेटा था। होता है, देखिए बाप को क्या चेहरा दिखाएंगे यूनाइटेड यार? बाप ने नेशन पैदा किया सिक्योरिटी बेटी को। काउंसिल में देखिए मैं बिल्कुल भी रैशनल डिबेट के बगैर बैठने का कायल नहीं हूँ। प्लीज मनोज साहब, अगर आप 2 मिनट सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप आपस अरे में कर लिया अच्छी करें मतलब प्रोग्राम। तर्कपूर्ण बातें कीजिए, लॉजिक मैंने जैसे हो लफ्ज ना, रैशनल लॉजिक। डिबेट कहा। अब जैसे मेरा संजीव जी ख्याल ने है पूछा, आपको, देखिए संजीव जी ने आपको पूछा कि जिसने आपको इतना बेसिक अमेरिका पर इतना बड़ा हमला किया, वो लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में मिला ना। सारे सवाल मैंने सुने हुए हैं, ये सारे अब भाषण आप सुने इसे हुए हैं। खारिज कर दोगे? आप एक ही मंत्रा दोबारा सुनाते रहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं आगे क्या की ये बात भी कर ड्रामा रहा हूं। था? ओसामा एक बिन लादेन का पाया जाना भी ड्रामा था क्या? इसके बारे में देखिए बता अगला दीजिए। मंत्रा, मैं एक ही नहीं, आपने मंत्रा तो ड्रामा नहीं शब्द सुनूंगा ना। इस्तेमाल किया है। हर जी जगह जी, आप ड्रामा आपको दिखाई दे रहा है। आप भी ड्रामाइज आप कर रहे देखें हैं इस ना, समय। मैंने और आपको सच्चाई पे बात मैंने करें, सच्चाई पे बात करें। जो मैंने आपको रियलिटी है उसके ऊपर बात करें। अच्छा मैंने आपको आईना दिखाया, बड़ा क्लियरली आपको बताया क्या कि आईना अभी दिखाएंगे आप? आईना अभी तो इंग्लैंड आपको अभी स्वयं देखना इंग्लैंड चाहिए। अच्छा अभी देख नहीं इंग्लैंड के पाएंगे अंदर, आईना। वो आईना आप जो अच्छा है बहुत अनकंफर्टेबल नहीं, वो महसूस करते आईना हैं है उस कौन आईने सा? के सामने। वो हाँ। आईना देखिए है मैं कौन फिर सा? चला जाता हूँ। मनोज साहब, अगर आपने मुझे नहीं वो बोलने देना आईना, तो मैं चला मैंने आपसे ये पूछा, चलिए। मैं एक सिंपल सा आप सवाल आपसे पूछता हूं, नहीं, एक मुझे अगर सिंपल आपने सा नहीं सवाल आपसे बोलने देना पूछता तो हूं, मैं एक सवाल, एक सवाल सिंपल सा आपसे ये पूछता हूं अगर कोई नहीं कि बोलेगा तो ऐसे मैं जवाब तमाम दूंगा, अगर चेहरे, बोलना है तो फिर जवाब नहीं दूंगा। ऐसे तमाम चेहरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल हैं, बावजूद वो पाकिस्तान में सार्वजनिक तौर पर क्यों घूमते हैं? वो सरकार के साथ मंच क्यों शेयर करते हैं? वो सियासत में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों के साथ खड़े होकर मंच पर दूसरे देशों को धमकी कैसे दे सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय इसका जवाब दे आतंकवाद। दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, हम सुनेंगे आप जी, इसका जवाब दीजिए। इसका और कहीं सादा मत सा जाइएगा, जवाब, भारत में मत आइएगा। तो आप भारत में जाऊंगा तो आपको हाँ, पता है कि फिर इसका मैं जवाब RSS दीजिए, की मनोज जी के हकीकत सवाल का बताऊंगा। जवाब दीजिए आप। आप खुद ही बीच में बोल रहे वो हैं, तो लिस्ट मैं क्या भारत ने जवाब नहीं दूं? बनाई ना, वो लिस्ट भारत ने नहीं बनाई। RSS भारत की बनाता तो ideology को आप ड्रामा follow बोलते। करें। God से अंतरराष्ट्रीय, तो आप- अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में ये नाम है सारे, वो कैसे? बिल्कुल, अगली बात सुन लें। जी, अगली बात सुन जी। लें। बड़ी सादी सी बात है कि आप अपनी लिस्टें बनाते हैं, अरे आप हमारी अपने लिस्ट नहीं है कहानियां भाई। सुनाते हैं। अगली बात सुन लें, आपके यहाँ कुलभूषण यादव टेररिस्ट पकड़ा गया, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद BNA को ये टेररिस्ट यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नेशन पाकिस्तान, सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट की बात कर रहे हैं, UNSC की देखिए बात कर रहे हैं। BNA जो है, BNA सिक्योरिटी काउंसिल ये की टेररिस्ट लिस्ट में है। उसके बाद जो है TTP खुद टेररिस्ट लिस्ट में है, जिसको लश्कर-ए इंडिया तोयबा को है कि ऑफर नहीं कर है? रहा है। तो हम क्या लश्कर-ए करें? तोयबा है, है आपके कि नहीं, देश इसमें में है बताइए। ना, आपके देश जैश में ए है ना। मोहम्मद है कि नहीं है? देखिए ये आप, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मैं तो आप तो बात आपको करेंगे बड़ी नहीं। सादी सी बात बता रहा हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ले रहे हैं, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का हाफिज नाम ले सईद रहा हूँ। फिर वही बात, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है कि हाफिज नहीं है? सईद ये तो बताइए। देखिए, मानते हैं कि नहीं? वो भी ड्रामा तो नहीं है? देखिए कभी आपके असाब पे सवार होता है हाफिज सईद, कभी आपके असाब पे सवार होता है कोई और। बात हकीकत ये है कि हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर में हमने आपको इतना मारा है कि आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे। अरे तबीयत खराब है दुनिया इनकी। के आगे आप संजीव जी, अपने आप को इनका दिखाना स्वास्थ्य चाह रहे ठीक हैं। नहीं है। आप बेसिस अभी तक भी नहीं, नहीं बन हामिद पाए खान हैं साहब, आपके। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। अभी भी देखिए आपके तमाम वहाँ सारे पर निर्माण पिक्चर का देखे कार्य हैं, चल रहे हैं। मैं आपने तो वो आपको तस्वीरें सिर्फ देखी आईना हैं, दिखा रहा हूँ। आपने पिक्चर रियलिटी देखे मनोज हैं, भाई, देखिए, जब तस्वीरें इनको देखी दोबारा हैं, मारेंगे ना, आपको तब मैं देखी है समझिएगा। क्या? पिछली बार कम मारा था आपके ना, तमाम इस एयरपोर्ट बार का कम नुकसान मारा था। देखा है आपने? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने तो आपका डॉक्टर को S-400 तबाह होते चेक करना देखा, पड़ेगा। आपके राफेल पूरी दुनिया ने कहा तबाह हुए हैं। उसके बाद आपके जहाज गिरे, उसके बाद आपने खुद अपने फौजियों का कल 6 दिन पहले माना है कि कितने फौजी मारे गए हैं। आपने खुद उनके किए हैं अंतिम संस्कार, आपने खुद सारा हामिद कुछ खान किया। साहब, तो अगर भारत की कोई कैजुअलिटी हुई है, अगर जवान शहीद हुए तो भारत ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन यहां तो आपके ढेरों मर जाते हैं, आप स्वीकार भी नहीं करते, उनको कफन तक नहीं देते, आपने छुपा कर ले जाते हैं। क्यों चौधरी साहब? हार माने हामिद भाई, अब आपने बोल दिया, काफी देर 4 बोल बार दिया, सीधे 5 मुझे सीधे तो बोलने मिनट नहीं का दे रहे, बार आप आतंकवाद बोले को जा रहे अपने हैं। आप 2 मिनट का। बार बार अभी हराया, आप आपका बार बोले बार जा रहे हराया। हैं। अब 2 मिनट जरा तपेश जी को दे दीजिए। 2 हाँ। मिनट का। जब कारगिल में इतने सारे लोग मारे अरे गए, बत्ती चली गई, जवान थे, बत्ती तब चली भी गई। ये इन्होंने अपनी बॉडी चौधरी को रिसीव साहब, करने से मना। तपेश जी,
वो असल में भागने की आदत है, तो ये भी भाग गए। जैसे पाकिस्तान जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर डिस्कशन होता है ऐसे, तो भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब तो कुछ होता नहीं है, उनको हकीकत ड्रामा लगता है, तो भाग गए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि वहां झूठ की फैक्ट्री खुली हुई है मदरसों में। ये एक्चुअली इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हामिद खान जैसे पत्रकार जो है ना, ये आईएसआई के पेरोल पे हैं, इनको पैसा मिलता है, ये इसके ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, इससे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। जो आपने सही कहा था, ये अपनी बॉडीज को कारगिल में सबने, पूरी दुनिया ने देखा था कि ये अपने सैनिकों को छोड़ छोड़ के भाग गए थे। हम एज ए ट्रू फौजी, हमने उनका अंतिम संस्कार किया था यहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ में। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में जो हमेशा रफाल की बात करते हैं, मैं जनता के लिए एक बात को विराम देना चाहता हूं कि ईरान में पायलट, अमेरिका के 2 पायलट, एक फाइटर पायलट और उसका WSO नंबर 2 बच गए। उसमें उसने 4-5 जहाज गंवा दिए अमेरिका ने, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड ने अमेरिका की सक्सेस माना कि वहां से भी वो अपने 2 पायलट को निकाल के ले गए। अरे जहाजों की कोई कीमत नहीं होती भाई, ऑब्जेक्टिव्स की कीमत होती है। आपके क्या ऑब्जेक्टिव सेट थे, आपने क्या अचीव कर लिया? जहाज तो गिरते रहते हैं, मशीनरी है, खराब होने के लिए आई है, वो कोलेटरल डैमेज होता है। पर जो हमने अचीव किया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये भूल जाते हैं। ये हमेशा बोलते हैं 5 गिराए 6 गिराए, इनके क्रिकेटर भी बोलते हैं 6-0। अरे मैं कह रहा हूं तुमने 15 मार दिए, क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम्हारे साले नेस्तनाबूद कर दिया तुमको हमने। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की तुमने मीटिंग बुलाई थी, हमने न्यूक्लियर तुम्हारा डिसेबल कर दिया। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को हमने डिसेबल कर दिया था कि तुम यहां न्यूक्लियर लॉन्च नहीं कर सकते। अमेरिका बीच में आया, भीख मांगने पे आ गए थे, तब हमने बंद किया था। इनको समझ में नहीं आता, पर वो झूठ की फैक्ट्री है, उसका कोई इलाज नहीं है। अपना बीपी बढ़ाने से क्या फायदा है? लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात है तपेश जी, सबसे बड़ी बात है कि ये हथियारों से क्या लड़ेंगे? ये तो भारत के पानी से नहीं लड़ पा रहे हैं। अभी बारिश होने वाली है, मानसून आने वाला है, अगर पानी छोड़ दिया भारत ने तो मुझे लगता है ये हामिद जो अभी हमारे साथ जुड़े थे, ये भी बह जाएंगे, इनका भी पता नहीं कहां चलेगा। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन संजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम ऐसे आतंकवादी अभी भारत में ऑपरेशन सिंदूर में जहां जहां हमले किए, कहा जा रहा है कि साहब धार्मिक ठिकानों पर हमले कर दिए, वो तमाम ऐसे मदरसे, वो मदरसे वो धार्मिक प्लेस नहीं थे बल्कि आतंकियों के अड्डे थे। और जब मिसाइल गिरी तो उन मिसाइल के गिरने के बाद किस तरीके से बिलबिलाते हुए आतंकवादी निकले, उनके शव निकले, और जब उन शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो किस तरीके से वहां पर पाकिस्तानी सेना के भी लोग खड़े हुए थे और पाकिस्तान की पुलिस भी खड़ी हुई थी और उनको सल्यूट मार रही थी, श्रद्धांजलि दे रही थी। ये तो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि भाई आतंकवादियों को इतना सम्मान क्यों, और वो आतंकवादी जो किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे हैं। बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी आलोचना क्यों नहीं होती है, इन पर सख्ती क्यों नहीं लगती है? देखिए मनोज जी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद की जो चुनौती है, जो कि जाहिर है कि पूरी मानवता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसके ऊपर जितनी सॉलिडारिटी होनी चाहिए, जितनी एकताबद्धता होनी चाहिए, जितना कोलैबोरेशन होना चाहिए, स्ट्रेटजिक काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोऑपरेशन होना चाहिए, वैसा दुर्भाग्य से दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि अमेरिका जैसा राष्ट्र भी, उसके देश के अंदर अगर कोई हमला हो जाए तो अमेरिका तो उसको कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितने भी लंबे समय तक वो छुपा हो। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान कुछ कर देता है, या जहां कहीं भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहीं जुड़े हुए हैं, तो वहां पर अमेरिका जो है ग्रे एरिया में आ जाता है और वो सीधी सीधी कोई नीति नहीं अपनाता और वो उसके डबल स्टैंडर्ड सामने आने शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज भी आतंकवाद का ये जो दानव है, आतंकवाद का ये जो मिनेस है, वो आज पूरी विश्व के सामने अभी भी खड़ा हुआ है। इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, भारत के ऊपर 26/11 का हमला हुआ, अमेरिका के ऊपर भी विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके बावजूद भी यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज आतंकवाद के ऊपर कोई एक ज्वाइंट, जो बहुत ही जीरो टॉलरेंस का जिसकी भारत वकालत करता है, उस पर अगर एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके बड़े सम्मानित चैनल, बड़े सम्मानित शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत बड़ी विफलता है। और जब तक विश्व का जो समुदाय है, रिस्पॉन्सिबल कहने वाले, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रों का तमगा लेकर के घूमने वाले जो राष्ट्र हैं, जब तक वो अपने डबल स्टैंडर्ड्स को नहीं त्यागेंगे, तब तक आतंकवाद की ये चुनौती समाप्त नहीं की जा सकती। और इसके लिए जाहिर है कि जीरो टॉलरेंस का अप्रोच अख्तियार करना होगा। अमेरिका अपने अंदर, अपने देश के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं, उसी तरीके की जब तक नीति विश्व के अन्य जगहों के लिए भी नहीं अख्तियार करता,
तब तक शायद उस तरीके से करना बेमानी होगी। मैं रुकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा मजबूत होने वाली है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि तेजस MK-1A की डिलीवरी में अब तेजी